नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रिवर के अंतिम चैप्टर में। हम 5वें चैप्टर में हैं, रिवर अध्याय के, और अब तक हमने 5 भागों में इसको बांट लिया है और ये आज हमारा फाइनल चैप्टर होगा। और फाइनल चैप्टर जो है इसमें आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जिस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं बहुत ज्यादा खास है। जिस समय हमने यूपीएससी दिया था उस समय सीधा प्रश्न इसी रिवर सिस्टम से आया था जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। दैट इज यारलंग सांगपो। ठीक है, यारलंग सांगपो या फिर जैसे देहांग या फिर ब्रह्मपुत्र या फिर जमुना के नाम से जाना जाता है, उस रिवर सिस्टम के बारे में आज हम चर्चा आपके साथ में करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, जैसा आपको यहां पर इमेज के माध्यम से दिखाई दे रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तिब्बत के पास से निकलकर आता है, यानी टाइबेटियन प्लेट्यू से निकलकर आता है। और टाइबेटियन प्लेट्यू से निकलकर चला हुआ यह रिवर सिस्टम इंडिया में जब एंट्री करता है तो कहां से एंट्री करता है? हिमालय के पूर्वी किनारे से एंट्री करता है और एंट्री करके यहां पर एक गहरी गॉर्ज का निर्माण करता है, एक गहरे गड्ढे का निर्माण करता है। और जो गहरा गड्ढा यहां पर निर्मित होता है उसके बाद में फिर ये इंडिया में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये एंट्री करती है आसाम में। अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग के नाम से जाना जाता है। और देहांग के नाम से जब ये एंट्री करती है फिर ये आगे चल करके आसाम जिले के अंदर, आसाम के अंदर जहां पर पहुंचती है वहां इसका नाम ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में जब ये इस क्षेत्र में बहती है तो आसाम के अंदर होते हुए ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानती है। ब्रह्मपुत्र में बहुत सारे नदी द्वीप हैं, जिनमें से सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नाम से है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आसाम में है, नदी के अंदर एक आइलैंड के फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद में फिर ये आगे निकल करके पद्मा नामक नदी बन करके जमुना नामक नदी बन करके पद्मा में मिलती है। पद्मा जो कि गंगा नामक नदी है, जो गंगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जा रही है, वहां पर ये ब्रह्मपुत्र जमुना नाम से जाकर मिलती है। यानी कि इसके स्थानीय नाम अलग अलग हैं। स्थानीय नाम अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जब ये शुरुआती फॉर्म में निकलना शुरू हुई थी तब किस फॉर्म में निकली थी? तब ये निकलना शुरू हुई थी यारलंग सांगपो के नाम से। उसके बाद में जब ये आगे चली तो फिर आगे चल करके ये किस नाम से जानी गई? ये नदी जानी गई आगे चल करके देहांग के नाम से। फिर आगे चली, उसके बाद में ये किस नाम से जानी गई? उसके बाद ये जानी गई ब्रह्मपुत्र के नाम से। और जब थोड़ा और आगे चली तो ये किस नाम से जानी गई? जमुना के नाम से। यानी कि एक ही नदी 4 जगह अलग अलग नाम। एक बार चेक करिए, मैंने आपको मैसेज किया है। जी सर, चेक करिए। ठीक है, यहां से आगे जब ये और निकलती है तब जाकर ये बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से जानी जाती है। और अल्टीमेटली यही नदी जो गंगा नदी के साथ मिलती है, पद्मा के साथ मिलती है, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जा रही है, वहां मिलती है और फाइनली मेघना नामक नदी से मिलकर के मेघना बनकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह तो हुआ इसके बारे में एकदम बेसिक जानकारी। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी डे 1 से आती होगी। मैंने जब से आपको पढ़ाना शुरू किया है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बारे में आती होगी। और यदि नहीं भी आती है तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस जानकारी से पूरी तरह अवगत रहें और पूरी तरह से आप इस जानकारी को अपने साथ संभाल कर रखें। ठीक है, हाँ जी, मेरे साथ में मेरे प्यारे साथी जो उपस्थित हैं, अभिषेक, सौरभ, अंकित, बासु, ध्रुव, अंकित सिंह लिख रहे हैं सर कि मैं यूपीएससी की कोचिंग कर रहा हूं, वहां भी इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग इतनी अच्छी नहीं पढ़ाई और ना ही इतने बेहतर तरीके से पढ़ाई। बेटा, मैंने खुद ने भी यूपीएससी की कोचिंग की है और आपने जो बात लिखी, अब चूंकि आप अनुभव से बता रहे हैं इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैंने भी की थी तब भी इस तरह की चीजें नहीं पढ़ाई गई थी। और दुर्भाग्य यही होता है कि बच्चों को
वो काम बहुत मुश्किल लगते हैं जो उनकी मेहनत के होते हैं। इसलिए टीचर क्या सोचते हैं, यूपीएससी वाले हों या कोई भी हो, कि ये जो मेहनत का काम है ये तो इनके ऊपर छोड़ दो, घर पे बोल देंगे पढ़ के आ जाना। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं 5 दिन पहले ही रिवर सिस्टम खत्म कर देता, ये बोल करके कि अब यहां से आगे रटने का काम है, आप खुद कर लेना। पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अंदर से मेरे ये भावना थी बहुत धीरे चलेंगे, लेकिन बच्चों को अभी हो सकता है अभी हमें 2 दिन एक्स्ट्रा और लगे, 3 दिन एक्स्ट्रा और लगे, इंडियन ज्योग्राफी में 4 दिन एक्स्ट्रा और लगे, लगने दो। अल्टीमेटली फायदा तो अपन सबका ही है ना। एक बार के लिए ये स्लो चलने वाला जो काम है ना, कहते हैं कि मानसून की जो बारिश है वो फसलों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे नॉलेज को अंदर डालती है। और जो बेकार बारिश कही जाती है वो मूसलाधार बारिश कही जाती है। एक बार में धड़ धड़ मैं सब कर दूं, कोई बात नहीं, ये वैसे भी फाउंडेशन बैच है, आराम से चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सोच करके ही मैंने शुरू किया है। सभी साथी इसके अंदर जी हाँ जी, ध्रुव कह रहे हैं प्लीज इकोनॉमी की क्लास में एक क्लास कंप्लीट शेयर मार्केट पर। बिल्कुल आएगी, उसकी आप चिंता ना करें। ओके ठीक है। हस्तलिखित नोट्स कब तक मिल जाएंगे सौरभ? मोस्ट प्रोबेबली अभी एक नोट्स तो बन चुके हैं, और मैं सोच रहा हूं कल संडे वार्ता में उनकी पहली झलक आप लोगों को दिखाई जाए, और तो तैयार रहिएगा। कल संडे वार्ता के अंदर हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं, है ना, मिलवाते हैं आपको। दिलीप लिख रहे हैं सर मैंने सिर्फ आपका कोर्स इसलिए लिया था कि कुछ पढ़ लूंगा, इतना पढ़ूंगा ये नहीं सोचा था। चिंता मत करिए, 1 साल हमारे साथ बिता लीजिए। जीवन में इतना समय आपने अपने अपने लेवल पे बिताया है, 1 साल हमारे साथ बिता लीजिए। जीवन जीने का तरीका और भविष्य तक का रास्ता साफ ना हो जाए तो कहिएगा, ठीक है साहब। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में मैंने आपको जो बेसिक जानकारी दी, उम्मीद है आप लोगों को वो समझ में आ रही हो। इस नदी का उद्गम कहां से होता है ये मैंने आपको बता दिया। ये मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से ये चैमलियांगडंग करके जो ग्लेशियर है तिब्बत के पठार से, वहां से ये निकल कर आती है। नदी आगे चलती है तो हिमालय का जो पूर्वी किनारा है, जैसे नामचा बरवा पर्वत कहते हैं, वहां से घुस करके गहरी गॉर्ज, गॉर्ज का मतलब होता है गहरी खाई बनाते हुए इंडिया के अंदर एंट्री करती है, जहां इसे दिहांग गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी का नाम दिहांग नदी है। फिर दिहांग गॉर्ज के पास से जब ये एंट्री करती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करके ये आसाम में एंट्री करती है, और आसाम में ये नदी एंट्री करके ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। जिसे हम सबसे ज्यादा जानते हैं वो ब्रह्मपुत्र है असल में, ठीक है। बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ये बातें हमने आप लोगों को अब तक बता दी है। चूंकि ये अपने साथ बड़ी मात्रा में पानी लाती है, इसलिए ब्रह्मपुत्र के लिए ये मतलब जो वाटरवेज हैं, जो भारत के अंदर जलमार्ग बनाए गए हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा काम की मानी जाती है। क्या सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं? तो जो बेसिक जानकारी है वो मैंने आपको दे दी नाम से रिलेटेड। फिर इनकी सहायक नदियों के रिलेशन में बातें पूछी जाती हैं, बाईं ओर की सहायक नदियां और दाईं ओर की सहायक नदियां, ठीक है। जहां तक बात हो इसकी दाईं ओर की सहायक नदियों की, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये नदी इस तरह से जाकर के नीचे गिर रही है तो ये सारी नदियां इसकी दाईं ओर की नदियां होंगी, राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी होंगी, और ये वाली सारी नदियां इसकी लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी होंगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आप किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, है ना, जब आप किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे कि वहां पर इन्हें उत्तरी सहायक नदियों के नाम से बोला गया है, उत्तरी सहायक नदियां, और इन्हें दक्षिणी सहायक नदियों के नाम से बोला गया है, सदर्न ट्रिब्यूटरी के नाम से बोला गया है, ठीक है। तो आप लोग अपना जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसमें यह दिमाग में बिठा लीजिएगा कि दाईं ओर वाली जो सहायक नदियां हैं वो उत्तरी सहायक नदियां कही गई हैं। ब्रह्मपुत्र के केस में ही ऐसा होता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? इसके केस में इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र ऑलमोस्ट, मतलब आप सोचिए ना, यूं बह रही है ये, मतलब एक तो होता है नदी ऊपर से नीचे आ रही हो, ये तो पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है। तो होता यह है कि पूर्व से पश्चिम बहने के कारण मैप में इसमें उत्तर और दक्षिण आसानी से विभक्त किए जा सकते हैं। इसी कारण से उत्तरी और दक्षिणी सहायक नदियां शब्द यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्पष्ट रूप से डिवीजन यहां पर दिख रहा है। साथियों, आपको यहां पर एक नदी दिख रही है जिसका नाम तीस्ता नदी है, जो कि सिक्किम से होकर आ रही है, पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर ये वेस्ट बंगाल में अंदर एंट्री करती है। आपने कई बार तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच के कन्फ्लिक्ट को भी सुना होगा। भारत और बांग्लादेश
तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर के, यानी कि यह भारत और बांग्लादेश के बीच की विवादित नदियों में से एक है। ऐसे ही साथियों यहां पर यह नदी आपको दिखाई दे रही है मानस। ये जो मानस नदी आपको दिखाई दे रही है, असल में यह भूटान से निकलकर आ रही है, और भूटान से निकलकर आ रही है, आसाम के अंदर होती हुई आ रही है। असल में इसके पास ही मानस नेशनल पार्क है। मानस नेशनल पार्क इंडिया में भी है और मानस नेशनल पार्क भूटान में भी है, क्योंकि वो मानस रिवर के कारण जाना जाता है। ठीक है, तो मानस नेशनल पार्क इसके नदी के आसपास के क्षेत्रों का बना हुआ नेशनल पार्क है, जो कि भूटान और इंडिया दोनों में विस्तृत है। इंडिया वाला इंडियन नेशनल पार्क है, भूटान वालों ने अपना भी मानस नेशनल पार्क बना रखा है। ठीक है साथियों, इसके आसपास का जो क्षेत्र है आसाम के अंदर, ये आसाम का क्षेत्र देखिए, ये वाला आसाम का क्षेत्र है, ऑलमोस्ट ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। तो ये जो नदी के ऊपर वाला आसाम का क्षेत्र है, इस आसाम के क्षेत्र में बोडोलैंड भी है। बोडोलैंड जिसे बोडो लोग डिमांड किया करते हैं कि वो उनका क्षेत्र हो, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत सारी आतंकी गतिविधियां भी पाई जाती हैं। मतलब इस तरह की गतिविधियां जो कि मतलब अशांति करने वाली स्थितियां यहां पर पाई जाती हैं। इस वजह से भूटान की और भारत की सेना संयुक्त रूप से इस क्षेत्र में कार्रवाई करती हैं। कई बार इसलिए भारत और भूटान की मित्रता की तारीफ की जाती है। कहा जाता है कई बार आतंकियों को भगाने के लिए भूटान के राजा खुद गन लेकर के निकल पड़ते हैं और इस क्षेत्र में क्रॉस कराकर आसाम में भेजकर जाते हैं कि लो मार लो इनको। ठीक है, अच्छा तो यह बात हो गई। मानस के बाद प्रमुख नदियों में से यहां पर सुबनसिरी होने को एक संकोच करके नदी और है, लेकिन वो माइनर रिवर है, इसलिए जो प्रमुख नदी है उनके अंदर सुबनसिरी का नदी जो है आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, एक प्रकार से ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदियों में तीस्ता याद रह जाएगा, मानस याद रह जाएगा, सुबनसिरी याद रह जाएगा। अगेन सुबनसिरी नदी जो आपको देख करके हिमालय के ही पहाड़ियों में से, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप में ट्रांस हिमालय निकल कर आ रही है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, अब चूंकि यहां पर अच्छे से मालूम है कि ऊपर की तरफ तो हिमालय है, ये पूरा की पूरा क्षेत्र हिमालयन क्षेत्र है, यूं पूरा की पूरा हिमालयन क्षेत्र है। ऊपर से नदियां निकलेंगी, यानी उत्तर से नीचे की तरफ नदियां आएंगी, सबको पता है। दिक्कत यह होती है कि यार नीचे से नदियां कैसे आ रही हैं, दक्षिण से नदियां कैसे आ रही हैं, क्योंकि दक्षिण में हिमालय है क्या? जी हां, आंसर है बिल्कुल है। एक बालक बोल रहा है मेरा वीडियो ओपन नहीं हुआ है, और एक बालक बोल रहा है बार बार एक ही कमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा नहीं हुआ है। गौतम अब पता नहीं तुम कितना पूरा करवाना चाहते हो, ये तो मुझे नहीं पता है ना बेटा। जितना मेरे लेवल पर पूरा करा सकता था मैं, और जो एक मतलब स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम में जितना आना चाहिए उतना मैंने करा दिया है ना। बाकी अगर तुमको लगता है कि कोई चैप्टर स्पेसिफिकली बच गया है तो उसके लिए हम गारंटी भी नहीं ले सकते कि बेटा, क्योंकि हर एग्जाम की अपनी अपनी डिमांड है। मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे दिमाग में स्टेट पीसीएस का सिलेबस राजस्थान को लेकर चल रहा होता है, ऑलमोस्ट मैं वो सिलेबस पूरा करके चल रहा होता हूं। बिल्कुल, अमरीश ने लिखा टाइम निकालकर मीटअप कर लें। अंकित सिंह बिल्कुल करेंगे, टाइम निकालकर पहले क्लास तो कर लें अपन, आइए प्लान करते हैं। फिलहाल के लिए क्या है आप इधर देखिए। तो हुआ ये वाला जो पूरा की पूरा क्षेत्र जो मैंने आपको यहां पर दिखाया, इस क्षेत्र के अंदर क्या है भाई, ये वाला पूरा की पूरा क्षेत्र जहां पर नदियां आकर के मिल रही हैं, उससे बड़ा सवाल बना कि उत्तर से तो हिमालय आ रहा है, समझ में आता है, दक्षिण से पानी कहां से आ रहा है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं यहां पर। आप सबको याद होगा, हमने आपको सारी पहाड़ियां, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिद्धाफला, मिश्मी, नागा पहाड़ियां, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, दुशाई हिल्स, है ना, और वो जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां, उन सभी पहाड़ियों से निकलने वाला जो पानी है वो अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र की तरफ जा रहा है। ठीक है, उनमें से जो प्रमुख नदियां निकलकर आती हैं, उनमें से प्रमुख नदियों में से एक नदी निकलकर आती है मेघना, जो कि बांग्लादेश में जाकर के इससे मिलती है, और जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है उनमें ऊपर की तरफ से सुबनसिरी है, तो दक्षिण की तरफ से धनसिरी है। सीरी जो कि आपने कही बोलते हैं हे सीरी, तो हे सीरी वाली सुबनसिरी ऊपर और धनसिरी नीचे से दक्षिण से आ रही है, बाई साइड से आ रही है। ऐसे ही कपिली, लोहित और देबांग, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में जहां तीस्ता, मानस, सुबनसिरी उत्तर की तरफ से या दाईं ओर से आने वाली नदियां हैं, वहीं दक्षिण की तरफ से आने वाली नदियों में देबांग, लोहित, धनसिरी और कपिली हैं।
इन्हें आप याद रख सकते हैं। कौन कौन सी हैं? देबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली। याद रख लेंगे। तो देखिए कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, यहां पर दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र एंट्री करती है, इसलिए ऐसा लगता है कि हमें केवल और केवल देहांग या देबांग में कंफ्यूजन हो जाता है। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में देहांग देबांग नेशनल पार्क भी पाया जाता है। देहांग देबांग वाले क्षेत्र में भारत के द्वारा इंडिया का सबसे ज्यादा वाटर कैपेसिटी का डैम बनाया जाना प्रस्तावित भी है, क्योंकि चीन का प्रयास चल रहा है कि वो इस ब्रह्मपुत्र पर बहुत सारे डैम बनाएगा ताकि ब्रह्मपुत्र के अधिकांश पानी को वो चीन वाली साइड में रोक लेगा। लेकिन भारत उसके द्वारा भविष्य में, जैसे अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हुआ कि रशिया यूक्रेन के अंदर वो एक डैम है जिसे तोड़ दिया गया, जिससे बड़ी मात्रा में लोग हताहत और प्रभावित हुए। कल को मान लीजिए चीन भारत के पूरे पूर्वोत्तर में, विशेष रूप से भारत के आसाम में अगर तबाही मचाना चाहे तो अपने डैम का पानी भी अगर छोड़ दे तो भारत के बहुत सारे क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। इससे बचने के लिए भारत द्वारा इस क्षेत्र में वाटर को रोककर जल को होल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है और दिबांग के अंदर ही यह सारा काम किया जाता है। तो देहांग आपको याद रह जाएगा, लोहित याद रह जाएगा, धनसिरी याद रह जाएगा, कपिली याद रह जाएगा। उम्मीद है ब्रह्मपुत्र अब आपको प्रॉपर तरीके से रिवर के फॉर्म में ध्यान रहने वाली नदी बन चुकी होगी। क्लियर है? मोहित बेटा पहले ही सेशन के अंदर डाल दिया था, देख लीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। ये हमने आपको पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ा दी है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसे अब याद कर लेंगे। एक बार एंड में मैं आप लोगों से इसके बारे में सवाल जवाब भी कर लूंगा। अब चलते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स के बारे में। क्या हैं ये प्रायद्वीपीय नदियां? तो देखिए अगर आपको ये ध्यान हो, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा है कि भारत का वो क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकर के कच्छ की खाड़ी से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, ये पूरा की पूरा क्षेत्र वो है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप अक्सर उस क्षेत्र को कहा जाता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। भारत में विंध्या और सतपुड़ा के दक्षिण के भाग, कच्छ से लेकर पश्चिम बंगाल तक का संपूर्ण भारत खंड प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारी नदियां पाई जाती हैं। उन बहुत सारी नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकल कर आती है वो है नदियों का सीजनल होना, मौसमी होना। मौसमी का अर्थ क्या है? क्योंकि बारिश की, क्योंकि इनमें कोई ग्लेशियर पिघल के तो पानी आता नहीं है, तो बारिश के कारण चूंकि पानी आता है, इसलिए अधिकांश नदियां सीजनल रिवर के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इस तंत्र की नदियां प्रौढ़ अवस्था में हैं और सुसमायोजित घाटियों से होते हुए, यानी प्रौढ़ अवस्था में है से मतलब क्या है? क्योंकि हम लोग हिमालय को काफी नया मानते हैं, यानी हिमालय को तुलनात्मक रूप से अर्थ के, या फिर हम ये कहें इंडिया के जो भारतीय भूभाग है उसकी तुलना में उसे काफी नया मानते हैं, गोंडवाना लैंड की तुलना में नया मानते हैं। इसलिए हिमालय से निकली हुई नदियां भी नई मानी जाती हैं, यानी न्यू मानी जाती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ओल्ड मानी जाती हैं, क्योंकि ये लैंड गोंडवाना और अंगारा लैंड में गोंडवाना लैंड के साथ में जुड़े हुए हिस्से हैं, इसलिए यह क्षेत्र खास होता है। ठीक है, ये नदियां प्रवणिका के आधार पर, यानी कि यहां पर स्लोप बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। मतलब यहां पर होता क्या है, देखिए दो बातें हैं। हिमालय की नदियां जब आती हैं तो आती तो बहुत तेजी से हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र में बड़ी स्लो हो जाती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों में दो प्रकार का भाव पाया जाता है। वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियां जो सीधे अरब सागर में जाकर गिरेंगी, बहुत तेजी से गिरती हैं, एस्चुरी बनाकर निकलती हैं। वहीं जो पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ चलती हैं, वो बहुत स्लो मोशन के अंदर नदियां चलती हैं। दोनों प्रकार की चीजें इन नदियों के बीच में देखने को मिलती हैं। बात की जाए प्रमुख नदियों की, तो अगर हम प्रमुख नदियों की बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियां, मैंने तीनों रिवर सिस्टम आपको फिंगर टिप पर याद करा दिए हैं। रिवराइन आइलैंड मतलब होता है निशांत, रिवर के मध्य में आइलैंड, जैसे माजुली आइलैंड है ना। माजुली आइलैंड रिवर के बीचों बीच स्थित द्वीप है आसाम के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वो। ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर, निशांत बेटा एंटीसीडेंट रिवर हिमालय के केस में यूज किया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत में यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि भारत में हिमालय की उत्पत्ति नई है। ठीक है सर जी, कलर प्रिंटेड नोट्स मिल सकते हैं क्या? दुर्गा शंकर, बिल्कुल आप इनका कलर प्रिंट निकाल लीजिएगा, कैसे भी निकाल लीजिए। हाँ विक्रम, साइंस एंड टेक की क्लास इसलिए नहीं हुई, सर के घर में फंक्शन था कल, मतलब नटराज बैच के अंदर, इसलिए बेटा, है ना। यस बिल्कुल श्रूही। ठीक है, आइए तो यहां पर आप देखें
तो यहां पर आपको जो ये स्थान दिखाई दे रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के, तो इनमें से अधिकांश आप नोटिस करें, इनमें से अधिकांश नदियां मैं अब तक कवर कर चुका हूं, ऊपर के हिस्से की नदियां कवर कर चुका हूं। दक्षिण भारत की नदियों के बारे में आप केवल इतना याद कर लें, कौन कौन सी नदियां हैं, उत्तर से दक्षिण तक किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, और कुछ बड़ी नदियों की सहायक नदियां याद कर लें। इतने में हमारा काम बन जाता है। जैसे सबसे ऊपर की तरफ स्वर्ण रेखा, इसके बाद में ब्राह्मणी, इसके बाद में महानदी, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। हालांकि जब हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी भी लोग याद करके पर्याप्त समझते हैं कि हां हमारा काम हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप 2-4 नदियां और याद कर लें तो कुछ वनडे एग्जामिनेशंस में, इवन स्टेट पीसीएस तक के एग्जामिनेशन में इन नदियों को उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित कराने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, दर्शिका बताइए बेटा। तृप्ति, थैंक यू सो मच, बताइए। ठीक है, तो यहां पर अब आप क्या देख रहे हैं, सुबनसिरी, और यहां पर अब हम आगे की तरफ, सॉरी, स्वर्ण रेखा। अब एक एक करके हम नदियों को आगे लेते हैं। तो आप लोग दक्षिण भारत की नदियों को देख रहे हैं, तो यहां पर स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, इसके बाद में महानदी, ये 3 नदियां एक बार याद करिए, फिर हम दक्षिण की तरफ और बढ़ते हैं। तो इधर देखिए, ये रहा स्वर्ण रेखा, ये रही ब्राह्मणी, ये नहीं महानदी। महानदी के बाद में जब आप आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर जो वो है हिल है, उससे आती हुई गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा नाम दिया गया है। इसी प्रकार से आती हुई कृष्णा, जो कि निकलकर आ रही है महाराष्ट्र से ही, लेकिन इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनमें से एक का नाम है भीमा, जो कि उत्तरी सहायक नदियां हैं, और एक का नाम है तुंगभद्रा, जो कि दक्षिण की तरफ से आने वाली सहायक नदियां हैं। आपको याद होगा हमने जब आपको प्लेट्यू पढ़ाए थे दक्षिण भारत के, उस समय भी हमने इनका जिक्र आपके सामने किया था। तो कृष्णा की सहायक नदियां भीमा और तुंगभद्रा। ऐसे ही गोदावरी को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहां पर आपको एक नाम मिलेगा दिखता हुआ, जिसका नाम है वेनगंगा। वेनगंगा के साथ साथ यहां पर एक और नाम है जिसका नाम है इंद्रावती। देखिए यहां पर जो गोदावरी नदी है, होने को देखिए इनकी बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं, लेकिन जो प्रमुख इंडिया के मानचित्र पर जिन्हें नोटिस किया जाता है, उन नदियों को ही आपको सबसे पहले क्रम में याद रखना होता है। समटाइम्स होता क्या है कि हम हर सहायक नदी को, ट्रिब्यूटरी को याद करने के चक्कर में मुख्य नदियां भी याद करना भूल जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको सीधा सा सवाल दे दूं और यहां पर लिख करके दे दूं कि बताइए नदियों के 4 नाम लिख कर दे दूं, आपको खुद से आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के बाद में लिख दिया ब्राह्मणी, लिख करके दे दिया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। अब मैंने आपको ये नदियों के नाम तो दे दिए, अभी हमने मैप पर देखे हैं, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अब मैं आपसे यह सवाल कर दूं सीधा कि इन्हें उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करिए। अब मैं ये सवाल आपसे पूछ लूं तो होगा क्या कि हमें यह तो याद रह गया कि ये नदियां हैं। कईयों को तो यही कंफ्यूजन हो जाएगा, यार ये थी भी या नहीं थी। कईयों को यही समझ में नहीं आएगा, पूर्व की तरफ पूछ रहे हैं कि दक्षिण की तरफ पूछ रहे हैं, उत्तर की तरफ पूछ रहे हैं कि पश्चिम की तरफ पूछ रहे हैं। तो जो परीक्षा में क्वेश्चन आता है ना, जब आंसर, देखिए ऑनलाइन स्टडी की सबसे बड़ी कमजोरी बताता हूं, जो चीज सामने दिख रही होती है वो हमें कॉन्फिडेंस देती है कि ये तो हमें आता है, लेकिन जैसे ही उसे आप गायब करते हो अचानक दिमाग से गायब हो जाता है। अभी हाल मैंने आपको पढ़ाया, अभी आपने अपने कॉपी में आंसर भी लिखे होंगे, कंफ्यूजन की स्थिति बन गई होगी कि कौन सी नदी कहां पर आती है, ठीक है। यह हाल तो तब है जब मैंने मुख्य नदी पूछी है। अब जब मैंने आपको मुख्य नदियां पूछी हैं, उसके बाद में अगर मैं इनमें सहायक नदियां अभी पूछ लूं, जैसे मान लो कि मैं आपसे यहां पर प्रश्न के अंदर पूछ लूं, बताइए तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, या फिर अभी तो मैंने चूंकि पढ़ाई है, वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है। यह सवाल कैसे पूछा जाएगा, 4 एक तरफ 4 एक तरफ, मैच दी कॉलम करके लिख दिया कि भाई मैप करके बताइए कहां पर है। हां, हर्ष पाटिल लिख रहे हैं गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वेनगंगा रिवर पर क्वेश्चन आया था इस साल एमपीएससी के पेपर में। बेटा मैं जो आपको बताता हूं ना, ये आपका धन्यवाद हर्ष पाटिल कि आपने इस चीज को एक्नॉलेज किया, लेकिन मैं परीक्षा के पेपर को देख करके ही आपको ये सब बातें बताता हूं, क्योंकि
पेपर्स देखता हूं तभी आपको बताता हूं कि ये कितने जरूरी हैं पढ़ने आप सभी को। फिर आपको क्या पूछा जा सकता है, 4 नदियां लिख दी, 4 नदियां इधर, और उन चारों के ओरिजिन पॉइंट कि ये कहां से निकलती हैं, और पूछ लिया ए को बी से मैच करें, सी को डी से मैच करके 4 ऑप्शन दे दिए, इनको मैच करिए। इसलिए इन फैक्चुअल डेटा चीजों को, इंडियन ज्योग्राफी में जो सबसे ज्यादा फैक्चुअल डेटा चीजें हैं वो रिवर है। इसके बाद दूसरा जो फैक्चुअल है वो माइंस एंड मिनरल्स हैं, जिन्हें रटना होता है ना। इसके अलावा बाकी चीजें लगभग याद करने की हैं जो हो जाती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो। क्लियर? तो हमने अभी हाल आपके सामने स्वर्ण रेखा लिखी, ब्राह्मणी नदी लिखी, ब्राह्मणी के बाद में महानदी दिखाई, इसके बाद में इंद्रावती, वेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा दिखाई, कृष्णा के अंदर हमने आपको भीमा और तुंगभद्रा शामिल होती हुई दिखाई, इसके बाद में पेन्नार रिवर दिखाई। अब पेन्नार में और पेरियार में कंफ्यूजन हो जाता है। पेरियार केरल की तरफ बहने वाली नदी है, पेन्नार आंध्र प्रदेश की तरफ बहने वाली नदी है। ऐसे ही एक छोटी सी नदी है जिसका नाम यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है पालार नदी। यूपीएससी वाले बच्चे जो हैं वो इन एक एक नदियों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन जो अपन जैसे वनडे एग्जामिनेशन या स्टेट पीसीएस जैसे लोग एग्जाम टारगेट करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, वो मेजर नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनको अच्छे से पढ़ते हैं कि इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, हाँ जी पंडित राकेश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दर्शिका, चिंता मत करिए। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पर फिर देखिए पोन्नियार, इसके बाद में यहां पर कावेरी नदी आपको यहां पर दिखाई देती है। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज याद कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कितना आपको याद रहा उसको आपके साथ में क्लास के एंड में एक बार रिवाइज करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ ही क्लास के अंदर एक बार रिवाइज करते चलिएगा और लर्न करते चलिएगा, यही की यही सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रह जाएंगी। ठीक है, हां जी, सबसे पहले आई नदी स्वर्ण रेखा। क्या याद करना है, पॉइंट लिखा है 395 किलोमीटर, नहीं याद करना है, लेकिन कहां से ओरिजिन होती है जरूर याद करना है। कहां से ओरिजिन हो रही है, झारखंड में रांची के पठार से हो रही है। अब मुझे एक बात बताइए, कल ही मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, कल से मतलब जब अपनी लास्ट क्लास थी तब मैंने एक नदी, एक आपको प्लेट्यू बताया था। कौन सा प्लेट्यू बताया था, मैंने एक प्लेट्यू बताया था जिसका नाम था, अरे यार, छोटा नागपुर प्लेट्यू। उम्मीद है आपको ध्यान होगा, छोटा नागपुर पठार, ध्यान आ गया। ये जो छोटा नागपुर पठार है, ये छोटा नागपुर पठार दामोदर नदी के कारण, कौन सी नदी के कारण, दामोदर नदी के कारण 2 भागों में बटा था। दामोदर नदी बीच में ये गई, दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी के कारण 2 भागों में बटा था। कौन कौन से भाग थे, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। ठीक है, अब देखो, जब आपने स्वर्ण रेखा सुना तो वो कहां से आ रही है, वो इस रांची के पठार से आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, दामोदर नदी भी इस तरफ जा रही है, यानी ईस्टवर्ड फ्लोइंग है, ईस्ट की तरफ जा रही है वेस्ट से, और ऑलमोस्ट एक जैसी जगह दक्षिण के पठार से निकल रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी दोनों जिस जगह गिरती हैं वो अलग है। दामोदर नदी गिर रही है हुगली के अंदर, कहां गिर रही है, हुगली के अंदर, और स्वर्णरेखा नदी गिर रही है बंगाल की खाड़ी के अंदर, यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, दोबारा देखिए, यह कहां जाके गिर रही है, हुगली नदी के अंदर। अब कंफ्यूजन क्या होता है परीक्षाओं में, यहां पर आपको दिखाई दे गया हुगली नदी। अब मेरे साथ जो कंफ्यूजन हुआ मैं अपना बताता हूं, फिर आप अपने हिसाब से अपने अपने जोड़ लेना। मेरे साथ जो कंफ्यूजन हुआ पेपर में वो क्या था भाई साहब, दामोदर और महानदी, इनमें कंफ्यूज हो गया मैं। क्वेश्चन में पूछा गया था, 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और एबीसी करके पूछा गया था, निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम बताइए। कंफ्यूजन क्या हो गया यार, दामोदर गिरती है कि महानदी गिरती है। अच्छा, ऑलमोस्ट ऐसा रिजेंबलेंस हुआ कि कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो गई, दामोदर गिरती है कि महानदी गिरती है, क्योंकि दोनों वह ईस्ट की साइड ही रही हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
तो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स में जो डाउट की स्थिति बनती है वो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। ये नदी झारखंड में निकलती है। अच्छा, रांची के पठार से जब ये निकलती है तो झारखंड के अंदर ये एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। जमशेदपुर शहर इसी नदी पर बसा हुआ है और इस नदी के अंदर भी गोल्ड के निक्षेप पाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोन रिवर में पाए जाते हैं। सोन रिवर गंगा की सहायक नदी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सोन रिवर और स्वर्ण रेखा रिवर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सोन रिवर गंगा की सहायक नदी है, स्वर्ण रेखा इंडिपेंडेंट नदी है, जाकर कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात याद रह जाए या ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन जमशेदपुर सिटी याद रह जाए जरूरी है। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है, रिवर को मैच करते हुए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ गोरखपुर कौन से रिवर के किनारे बसा है। कल परसों ही पढ़ाया है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए गोरखपुर कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ है। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कि गोमती नदी किनारे को लखनऊ बसा हुआ है, सरयू किनारे अयोध्या बसा हुआ है, ऐसे ही गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, याद है। ऐसे जमशेदपुर, हालांकि देखिए भारत के अधिकांश शहर या फिर दुनिया के भी बड़े महान शहर किसी ना किसी नदी के किनारे या जल के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें याद करते समय क्या याद करना है, यह बात अगर पता रहती है तो हमें थोड़ी आसानी रहती है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। हुंडरू याद रह जाए तो ठीक है, बाद में एक बार रिवीजन करेंगे। राप्ती बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। प्रियंका, राजन, अजय, निशांत, प्रकाश, अनीश, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब दूसरी रिवर का नाम है बैतरणी रिवर। अब देखो दिमाग में मैप को चलने दो पैरेलली, कैसे चल रहा है। झारखंड हो गया, झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा। अब दक्षिण से पूर्व की तरफ उड़ीसा है, तो उड़ीसा की तरफ कहां से आ गया, वैतरणी उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकल रही है तथा ब्राह्मणी नदी का उद्गम शंख और दक्षिणी कोयल के मिलने से उड़ीसा के राउरकेला शहर में होता है। राउरकेला, हाँ भाई, अगर मैं सही हूं तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। यहां पर एनआईटी भी स्थित है। जैसे आईएसएम धनबाद माइंस के लिए जाना जाता है, एनआईटी राउरकेला अगर मैं सही हूं तो यहीं पर स्थित है। तो बैतरणी रिवर, राउरकेला शहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये क्षेत्र पूरे इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा की पूरा झारखंड, पूरा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का पश्चिमी किनारा, ये सब माइंस के लिए जाने जाते हैं। और जिन जगह माइंस है ना, वहां माइंस के लिए ही मतलब डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, आईएसएम धनबाद तो पूरी तरह माइंस के लिए बना हुआ है, हमारी इंजीनियरिंग के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, बैतरणी रिवर को धामरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। बैतरणी तथा ब्राह्मणी सम्मिलित रूप से डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा के अंदर भीतरकणिका मैंग्रोव स्थित है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भीतरकणिका, हाँ भाई, भीतरकणिका एस्चुरी, भीतरकणिका मैंग्रोव काफी बार पूछा गया है। भीतरकणिका मैंग्रोव, मैंग्रोव क्या होते हैं, मैंग्रोव वो क्षेत्र हैं जहां पर उगने वाले पेड़ अपनी जड़ की माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं, जिनके पेड़ अपनी रूट के माध्यम से सांस लेते हैं। बाय द वे, रूट्स सांस लेती हैं, यह बात पता होनी चाहिए। और रूट सांस लेने के लिए जब बाहर निकल आती हैं तो उन्हें न्यू मेटाफोर कहा जाता है। और न्यू मेटाफोर मैंग्रोव की विशेषता होती है। मैंग्रोव वनस्पति जल और स्थल, जब जलमग्न स्थितियां होती हैं वहां पर उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। वैतरणी नदी को गरुड़ पुराण के अनुसार नरक लोक की नदी भी माना गया है। हाँ जी, अगर नदियों के बारे में, जैसे सरयू नदी के किनारे हम मानते हैं भगवान राम ने जल समाधि ली थी, ऐसे बैतरणी नदी को गरुड़ पुराण, जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसके घर में जो पुराण पढ़ा जाता है कि इंसान को यह याद दिलाने के लिए कि जो आया है वो जाएगा, वो गरुड़ पुराण, उसमें नरक लोक की नदी बैतरणी को कहा गया है, ठीक है। चलिए, खैर ये मान्यताएं हैं जो आपसे डिस्कस की गई हैं, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। मान्यताओं को अगर आप जानते हैं, मानते हैं तो ठीक है, ठीक है। बैतरणी, ब्रह्माणी, भीतरकणिका मैंग्रोव, उम्मीद है आप लोगों को याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए आप लोगों ने छोटा नागपुर प्लेट्यू देखा। छोटा नागपुर प्लेट्यू को आपने अच्छे से देखने का प्रयास किया। आपको स्वर्ण रेखा नदी दिखाई दी, यहां पर ही छोटा नागपुर प्लेट्यू से मैंने आपको दामोदर नदी दिखाई, जो कि कहां मिली थी, जाकर के हुगली के अंदर, यहां पर हुगली थी, उसमें जाकर मिली थी। छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रांची वाला पठार है, उससे निकलकर स्वर्ण रेखा नदी आई, ये मैंने आपको बताई। इसी प्रकार से आप जब झारखंड से नीचे की तरफ चलते हैं,
उड़ीसा में पहुंचते हैं तो राउरकेला से आपको ब्राह्मणी नदी आती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे ही इसी के साथ साथ यहीं पर से बैतरणी नदी आती हुई दिखाई दे रही है। ब्राह्मणी और बैतरणी दोनों आसपास बहते हुए जिस क्षेत्र में पानी गिराती हैं वहीं पर भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट स्थित है। ठीक है, इसके बाद में और दक्षिण की तरफ जब हम चलते हैं तो फिर हमें कौन सी नदी मिलती है? फिर हमें मिलती है महानदी। चलिए अब महानदी की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए यह ब्राह्मणी बैतरणी बेसिन है जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं किस प्रकार से ये दोनों नदियां आकर के गिरती हैं। ये आपके सामने झारखंड राज्य रहा, यहां से किस प्रकार से ब्राह्मणी नदी निकल करके ये चल रही। ठीक है ना जी, यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से नदियां हैं, इनको आप गिरते हुए समुद्र में जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं महानदी की तरफ। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जितने फैक्ट याद रह जाएं रख लें, नहीं रहे कोई बात नहीं। कोशिश करें यह समझने का जब क्लास चल रही हो तो और कहीं अपना दिमाग ना रखें। दो स्थितियां आपके सामने आएंगी। पहली स्थिति, जब चीजें मेरे सामने ही हैं तो मुझे सब याद है। ये इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी गलतफहमी है। कई बार हमारे मस्तिष्क के सामने जब चीजें चल रही होती हैं हमें ऐसा भाव पैदा होता है कि ये हमें याद हो गया है। वो सबसे बड़ा भ्रम है। अब जैसे मैंने अभी आपको स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी ये नदियां पढ़ाई, अभी भी एक बार के लिए अगर आप रिवीजन करके देखें तो आपको अधिकांश दिमाग में से चीजें उतर गई होंगी। जैसे मैंने अभी आपको एक जलप्रपात पढ़ाया, जलप्रपात बोले तो वाटरफॉल पढ़ाया, उसका नाम क्या था और वो कौन सी रिवर पे था? जल्दी से बताइए। समझ गए अब आप? और ये केवल मैंने आपको एक डेमो दिया है कि हम कैसे भूलते हैं। गौरव बहुत बढ़िया। पहला जवाब आ रहा है धर्मेंद्र का, छत्तीसगढ़, जो कि एकदम बिल्कुल गलत जवाब है। हुंडरू कौन से राज्य में है और कौन सी नदी पर है? बहुत बढ़िया, नदी भी बताओ। अब देखो अश्विनी ने लिखा है हुंडरू और ऊपर लिखा है दामोदर। आप सोचो कितनी जल्दी आपके दिमाग से चीजें गायब हो गई। मैं यही बोल रहा हूं बेटा, अभी ना इस मतलब सोशल मीडिया का, ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा नुकसान इंसान को हुआ है, पता है वो क्या हुआ है? उसकी मेमोरी खत्म हो गई है। क्योंकि वो मोबाइल की मेमोरी, लैपटॉप की मेमोरी में इतना खो गया है, उसे लगता है सब चीजें तो लैपटॉप ही याद कर लेगा। और जब हम पेपर में प्रत्यक्ष पहुंचते हैं, सूपड़ा साफ हो जाता है, अंदर से सब साफ। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? यह बात बहुत ज्यादा समझने की है। हुंडरू स्वर्ण रेखा, बहुत बढ़िया, झारखंड के अंदर है। क्लियर? जिन्होंने पेज पलटकर नहीं देखा उन्हें तो याद हो गया। मैं केवल एक डेमो दे रहा था आपको कि हमारे दिमाग में चीजें कितनी देरी से गिरती हैं। बताइए, राउरकेला शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? राउरकेला शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मतलब मैं केवल और केवल आपको यह ध्यान दिलाने के लिए कर रहा हूं कि हमारे दिमाग में चीजें कैसे निकलती हैं। बताइए। दामोदर, महानदी, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी किसके किनारे? उलट गए? बैतरणी और ब्राह्मणी, इन्हीं में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ब्राह्मणी नदी के किनारे। सोचो कितना लेवल कम है हमारे कंसंट्रेशन का। पता है दिक्कत क्या हुई? आपके सामने चीजें जब बताने वाला मैं खड़ा हूं, मैं आपको पीपीटी से भी रिवाइज करा रहा हूं,
मैं आपको बोल के भी रिवाइज करा रहा हूं, मैं स्क्रीन गायब करके भी रिवाइज करा रहा हूं, और उसका असर क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि आपको याद हो गया। कारण पता है क्या है? आप में से जितने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से इनमें से आधे से अधिक लोग, मुझे ऐसा पर्सनली एहसास है, वो पेन का इस्तेमाल अभी भी नहीं कर रहे हैं। चलिए एक बार एक पोल कराते हैं, आप में से ईमानदारी से बताना, इसके आधार पर कोई भी मैं मतलब श्राप वगैरह नहीं दूंगा। आप में से कितने लोग पेन का यूज कर रहे हैं? जो यूज कर रहे हैं वो यस करें, और जो नो नहीं कर रहे हैं वो नो करें। ईमानदारी से बताना है ना कि सर हां हम पढ़ते समय पेन का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बताइए। झूठ नहीं बोलना है। ईमानदारी से, क्योंकि इसके आधार पर फांसी तो मैं दूंगा नहीं, आपको कम से कम ये रियलाइज जरूर करा दूंगा कि बेटा देखो, इतना कीमती समय अपने जीवन का दे रहे हो, फिर भी बताई गई बातें फॉलो नहीं कर रहे हो। और पेन का उपयोग नोट्स बनाने में नहीं करना था, मैं जो बोल रहा हूं उनको लिखने में, मैं जो कहता जा रहा हूं उन्हें देखने में, कोई फैक्ट बताया उसे अपनी रफ के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस यूजलेस हैं यदि आप पेन यूज नहीं करते। मैंने जो आपको प्रेडिक्शन दिया था वो 50% का था, 40% तो अभी तक पहुंच चुका है जो लोग पेन यूज नहीं कर रहे। आप सोच लीजिए अब। समझ गए आप? अब एक और पोल करा के पूछ लेता हूं, चलो बताओ कितने लोग इंडियन मैप लेकर बैठे हुए हैं? चलिए एक और पोल, मैप लेकर बैठे हुए हैं, दीवार पर लगा हुआ नहीं, हाथ में। दीवार को देख के तो तुरंत कह दोगे कि हां सर हमने ले रखा है। हाथ में नहीं, हाथ में बुक के फॉर्मेट में आपके पास मैप है अथवा नहीं, बताइए। मंजिशा लिख रही है डेली करते हैं पर सर आज नहीं। बेटा मैं आपको क्या बता रहा हूं, किसी की भी क्लास पढ़ो, इवन अगर मान लो मैं कोई आपको न्यूज भी सुना रहा हूं ना, आपने एक चीज सीखनी है, आप मेरे अपने हैं, इतने लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतनी मेहनत मेरे साथ कर रहे हैं, फिर भी आपको लाभ ना हो तो उसका क्या मतलब पढ़ाने का, बताओ। आप अगर कोई YouTube का वीडियो भी देख रहे हो ना, YouTube का वीडियो भी, तो भी पेन पेपर हाथ में रखिए अगर विद्यार्थी हैं आप। और अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं, आप ऐसे ही मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आपकी मर्जी है। अगर आपको परीक्षा में इसकी वजह से कुछ, अदरवाइज ऑनलाइन पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है ऑनलाइन पढ़ाई, मैं खुद बोल रहा हूं आपके सामने। बेटा अगर हम लोग अपने साथ में कुछ भी प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्टिव फॉर्म में लेकर घर ना जाएं, या फिर हमारे पास कुछ ना हो, तो हमें कोई मतलब। आज दिन भर में आपने जितनी इंफॉर्मेशन काम की लगी, वो अगर नोट डाउन भी कर ली ना, मान लो कि मैंने नदियां बताई अभी आपको, आपने लिख ली कि हाँ यार मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, सर के नोट्स की जेरोक्स कराएंगे तब करा लेंगे, जब प्रिंट निकालेंगे तब की तब हो जाएगा। मैं तो अपनी तरफ से लिखता जा रहा हूं कि स्वर्ण रेखा नदी यहां से निकलती है, यहां जाती है, 4 पॉइंट है, मुझे स्वर्ण रेखा के बारे में यही याद। अगर आप में से कोई समझदारी करता तो इन 5 दिन में रिवर सिस्टम के जो मैंने 5 दिन कराए ना, वो अपने 5 पन्ने के रिवर के नोट्स बना लेता। गारंटी दे रहा हूं कि उसका कोई पेपर में रिवर का क्वेश्चन गलत नहीं होता। समझ गए? बोलिए। बेटा मैं खुद ऑनलाइन टीचर होकर ऑनलाइन की बुराई कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप कहेंगे अब तो पैसे ले लिए तब बुराई कर रहे हो, मैं ऑनलाइन की बुराई ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कर दूंगा। क्योंकि बच्चे को गलतफहमी देता है ये। क्या गलतफहमी देता है? कि मुझे तो आता है, शूडो नॉलेज, झूठा व्यवहार। उसे ये विश्वास हो जाता है कि मुझे तो आता है, और उसका एहसास उसे क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि टीचर सब कुछ बोलकर पढ़ाता है, कई बार टीचर फोटो दिखा के पढ़ाता है, नोट्स दिखा के पढ़ाता है, उसे लगता है सब तो याद है यार। असल में पता ही कब चलता है? अपने नोट्स जब हम खुद पलट के देखते हैं, यार कुछ भी याद नहीं आ रहा। नाजिया लिख रही हैं सर रिकॉर्डिंग क्लास में फिर से अच्छे से रिवाइज करेंगे। बेटा सुनो मेरी बात नाजिया, कोई भी बच्चा
अब मैं तुमसे पूछ लेता हूं नाजिया, तुम ही जवाब दे दो अगर तुम ऑनेस्ट हो। क्या तुमने मेरी सारी क्लासेस दोबारा देखी हैं? अगर तुमने सारी क्लासेस दोबारा देखी हो, मैं आज से ही पढ़ाना छोड़ देता हूं। चलो अभी मैं सोचो कितना बड़ा सट्टा खेल रहा हूं, तुम्हारे यस और नो पे टिका हुआ है मेरा सट्टा। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, पेन डाउन आज से ही, क्योंकि तुम खुद फिर एक ईश्वर के अवतार हो जिसमें इतना पेशेंस हो कि वो सारी की सारी क्लासेस दोबारा से रिवाइज करके देख ले। असंभव, अगला झूठ है ये। अजय वेरी गुड भैया, वेरी गुड। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बेटा समझो, देखो है ना, टीचर से, डॉक्टर से, भगवान के सामने, पेरेंट्स से, इनसे झूठ नहीं बोला करते। क्यों नहीं बोला करते? क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि ये उस दौर से गुजरे हैं। क्लियर? मेरा उद्देश्य आप लोगों को गंदा फील कराना नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ का 1 घंटा भी मेरे साथ साझा कर रहे हैं, तो उसका बेस्ट यूज करिए ना। चाहे इतना सा नॉलेज लीजिए। कई बार क्या होता है, सर हमारी तो क्लास ही नहीं हो रही। अरे क्लास करके क्या कर लोगे? तुम 10 घंटे की क्लास कर लो तो भी 2 घंटे का नॉलेज नहीं मिलेगा। बेटा पढ़ने के बाद कितनी भी देख लीजिए, सारी क्लास संभव नहीं है आप देख लें। अभी तो एक सब्जेक्ट चल रहा है, जब चारों सब्जेक्ट हो जाएंगे सारा मामला छूट जाएगा। खैर चलिए, मैं आपसे बहस में नहीं उलझ रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आना जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और अगर ये सब कर रहे हैं तो आप खुद ईश्वर के अवतार हैं फिर, कि आप लाइव भी देख रहे हैं, फिर रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं, फिर तो आप महान हैं। चलिए आगे बढ़े। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमने अब महानदी नदी पे पहुंच रहे हैं, तो अब आप क्या करिएगा। हाँ जी, मैप का भी देख लिया आपने, 50% से अधिक लोग जो है वो मैप लिए बिना बैठे हुए हैं। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं साहब। आगे बढ़ते हैं महानदी के बारे में। देखकर पहली बार में फीलिंग क्या आ रही है? अब सब याद हो जाएगा, सब कुछ तो सर ने बता ही दिया। नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर से, अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी क्या है। ये छत्तीसगढ़ और वहां झारखंड, ये कंफ्यूज कर देंगे जब परीक्षा में आते हैं। दिमाग में बिठाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है, झारखंड बिहार से अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से स्थित सिवाहा की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन होता है। उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डेल्टा मतलब पानी जहां जा रहा है वहां बहुत दूर तक फैलता है। डेल्टा क्षेत्र में उड़ीसा का कटक, पुरी और भुवनेश्वर शहर और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 स्थित है। हाँ भाई, जगन्नाथपुरी अगर आपको जाना हो, मेरी तीव्र इच्छा है मतलब यहां जाने की, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे जल्दी बुलाएं। कटक, पुरी और भुवनेश्वर शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। राउरकेला अभी ब्राह्मणी नदी पर याद किया था, याद हो गया। इसी प्रकार से चीजों को याद करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, चीजें दिमाग में रहने लगेंगी। ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया। अच्छा, यह नदी छत्तीसगढ़ के अंदर कटोरे के आकार का बेसिन बनाती है। बेसिन का मतलब समझ रहे हैं? बेसिन का मतलब होता है जहां से नदी अपना पानी एकत्र करती है। मतलब मान लीजिए कि ये रिवर जा रही है और ये इन क्षेत्रों से, ये पूरा क्षेत्र है जहां से बहुत छोटी मोटी नदियां निकल रही हैं। ये देखिए, ये छोटी छोटी नदियां, ये छोटी छोटी नदियां, ये नदियां आकर के इस मूल नदी को अपना पानी पहुंचा रही हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जितनी भी छोटी मोटी नदियां हैं, वो आकर के अगर एक मूल नदी को अपना पानी पहुंचा रही हैं, तो ये पूरा क्षेत्र बेसिन कहलाया। बेसिन के कारण फायदा क्या हुआ? बेसिन के कारण इन क्षेत्रों की जो छोटी छोटी नदियां हैं वो भी सिंचाई के काम में आ रही हैं। सिंचाई के काम में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इन क्षेत्रों में जो इसकी वजह से पैदा होने वाली फसल है वो बेहतर तरीके से पैदा हो रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर आप क्या देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ के अंदर कटोरे के आकार का बेसिन बनाती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। याद कर लेंगे, चावल का कटोरा, राइस बॉल ऑफ इंडिया कौन हो गया? छत्तीसगढ़। किस नदी के कारण? महानदी के कारण। उड़ीसा में इसी नदी पर हीराकुंड डैम स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा डैम है।
हाँ जी, कल परसों भी हमने टेनेसी रिवर परियोजना जो कि अमेरिका की है उससे मिलती जुलती कोई रिवर परियोजना पड़ी थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। दालेश्वरी लिख रही है हम जिस स्टेट से होते हैं उसकी नदियां सही से याद रहती हैं, तो बेटा अपन औरों की भी याद कर लेंगे। रायपुर जिला नहीं है, राजधानी है। धमतरी जिला से निकलती है। ओके, आप लोकल लोग हैं वहां के, इंडियन जीके में इसको इस तरह से पढ़ाया गया है। दामोदर पर, ठीक है, क्योंकि दामोदर के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आया करती थी। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो हीराकुंड डैम है, इसकी दाईं ओर की प्रमुख नदियां तेल और ओंग हैं और बाईं ओर की सहायक नदियां हसदो सोनात। ये जो लोग उड़ीसा के लोकल लोग हैं वो इसे याद कर लें, बाकी लोग रहने दें। केवल इतना भी याद कर लिया किसी ने, अगर किसी ने इतना भी याद कर लिया कि ये नदी उड़ीसा की नदी है तो भी उसका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ से होते हुए ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये दो चीजें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ याद रह गया तो भी महानदी का काम चल गया। बढ़े आगे, इजाजत हो आपकी। सहायक नदियां याद करने की आवश्यकता नहीं है। हां, किसी को अगर खुद का स्टेट पीसीएस देना हो और यूपीएससी देना हो वो याद कर लें, तेल ओंग और हसदो और सोनात। ठीक है, हम लोग जब पढ़ा करते थे हमने ये सब रट रखे थे। ठीक है, आपके ऊपर है, आप याद करना चाहते हैं करें, नहीं तो नहीं करें। आइए, भारत की दक्षिण भारत की गंगा या भारत की दक्षिण गंगा, इसके नाम से विख्यात गोदावरी नदी की चर्चा कर लेते हैं। भारत की चौथी सबसे लंबी नदियों में से एक है, महाराष्ट्र से निकलकर आती है। इसे दक्षिण की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर इसका नाम है। निकलती कहां से है? पश्चिमी घाट की कलसूबाई चोटी के अंदर त्र्यंबकम पठार से निकलकर आती है। त्र्यंबकेश्वर याद आ रहा है? वहां से इस नदी का उद्गम होता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। फिर यह नदी निकलकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी के अंदर यनम, कराईकल, माहे और पांडिचेरी। ठीक है, तो यनम वाला जो हिस्सा है वहां से होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। हाँ भाई, यनम, कराईकल, माहे, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन राज्यों के अंदर स्थित छोटे छोटे यूनियन टेरिटरी क्षेत्र हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें पांडिचेरी ही कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? पूर्णिमा, ओके बेटा, चेक कर लेंगे एक बार, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे चलें। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यनम होते हुए अंत के अंदर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दावलेवरम में यह नदी दो भागों में बंटती है, एक का नाम गौतमी है और एक का नाम वशिष्ठी है। गौतमी और वशिष्ठी, राज्य के आधार पर अगर हम इसका फ्लो देखें तो एक बार के लिए आपको फ्लो दिखाने का हम प्रयास करते हैं। इसमें गोदावरी मिस हो रही है। गोदावरी केवल स्टेट के आधार पर तो दिख रही है आप लोगों को, तेलंगाना, हैदराबाद ये सब दिख रही है, इसकी सहायक नदियों के साथ में इसका चार्ट नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, कल एक बार और लगा देंगे। ठीक है, चलिए। आंध्र प्रदेश में इस नदी पर पोलावरम बांध स्थित है। गोदावरी की बाईं ओर की सहायक नदियां पूर्णा, प्राणहिता की सहायक नदियां पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी, जिसकी सबरी की सहायक नदी सिलेरू नदी पर उड़ीसा में बाली मेला आयोजित किया जाता है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश की सीमा में दुधमा जलप्रपात स्थित है। इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। गोदावरी की दाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां प्रवारा और मंजरा हैं। मंजरा नदी पर तेलंगाना में निजाम सागर बांध स्थित है। अच्छा साहब, ये जो मैंने फैक्ट शीट आपके सामने खोलकर रख दी, ये फैक्ट शीट मेरे को, लेकिन इसके लिए एक सेकंड आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपको गोदावरी का फ्लो चार्ट दिखाना जरूरी है, अदरवाइज इस चीज को आप रिजेंबल नहीं कर पाएंगे, फिर आंखों में चलता ही रहेगा। ये मैप में डालना भूल गए, नेट तो आ रहा है।
ये एक्चुअली क्या है, डाउनलोड नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से। गूगल की चालाकी है ये, गूगल जानता है इस बात को कि नकल करेंगे लोग। कोशिश करते हैं, खुल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसकी सहायक नदियां प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं हो पा रही। करते हैं एक और कोशिश। हाँ ये है, देखो ये किसी कोचिंग वालों ने डाल रखी है, बढ़िया मेहनत कर रखी है। लो जी, इनकी मेहनत का धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की है। ठीक है, चलो देखो भाई, ये गोदावरी नदी हो गई। गोदावरी नदी कहां से निकलकर शुरू हुई? तो त्रयंबकम हिल जो है वहां से ये नदी निकलना शुरू होती है। ये देखिए, त्रयंबक हिल से निकलकर ये नदी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से होते हुए ये तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद फाइनली आंध्र प्रदेश। ये जो कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? ये वाला क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, अच्छा, महाराष्ट्र के त्रयंबकम पठार से निकलकर यह चलना शुरू होती है गोदावरी नदी के पास में। अब आपको देखना होगा कि कितने सारी नदियों का पानी आकर के इसके अंदर मिल रहा है। कौन सी नदी का मिल रहा है, एक बार के लिए देखिए। हां जी, एक बार के लिए देखिए, यहां से सबसे पहली जो नदी दिखना शुरू हो रही है उनमें से नाम दिखाई दे रहा है पूर्णा रिवर का। पूर्णा रिवर के बाद में आप यहां से नदी को देखते हैं, इधर की तरफ से दुधना नदी है। अब देखो, दो बातें हैं, नदी इस प्रकार से समुद्र में जाकर गिर रही है। ठीक है, तो जब समुद्र में जाकर गिर रही है, बोट में आप यूं बैठे हुए हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से आती हुई जो नदियां हैं उनमें से यहां पर आप एक नदी का नाम देखते हैं जिसका नाम है वेनगंगा। क्या नाम है? पेनगंगा। और पेनगंगा जो नदी है, यह नदी यहां से होते हुए अंत में इधर की तरफ से एक नदी और मिलती है जिसका नाम है वर्धा। इधर की तरफ से एक नदी और है जिसका नाम है वेनगंगा। तो देखिए, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा तीनों संयुक्त रूप से आकर के किस में मिलती हैं? गोदावरी नदी के अंदर आकर मिलती हैं। तो पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा अलग अलग आकर नहीं मिल रही हैं, एक ही नदी के फॉर्म में वेनगंगा के नाम से गोदावरी के अंदर मिल रही है। तो एक प्रमुख नदी जो आकर के मिल रही थी उसका नाम तो था पूर्णा, दूसरी नदी जो आकर मिल रही थी उसका नाम था वेनगंगा, तीसरी नदी जो आपको यहां पर दिख रही है दैट इज इंद्रावती। आप लोगों ने अगर देखिए, ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहीं से निकल करके ब्राह्मणी नदी गई है। और अगर आपको याद हो तो इंद्रावती और ब्राह्मणी, इन्हीं के बीच में एक टाइगर पार्क पाया जाता है जो रिसेंटली बनाया गया है, नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के अंदर, और वो किसी संत महात्मा के नाम पर है, मैं नाम भूल रहा हूं। एक टाइगर रिजर्व का नाम बताइए, एक संत महात्मा के नाम के ऊपर एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अगर आप कहें तो मैं गूगल कर सकता हूं, टाइगर रिजर्व। क्योंकि मैंने एक बार बच्चों को पढ़ाया था छत्तीसगढ़ का। हाँ यार, कैसे हम गलत कैसे हो सकते हैं? गुरु घासीदास। अगर आप लोगों को याद आ जाए तो बताइए। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व था। किसी को ध्यान आ रहा हो तो बताइए।
क्योंकि इंद्रावती रिवर पर इंद्रावती ऑलरेडी है। अरे बताइए भाई, क्लियर? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये इंद्रावती नदी मैंने आपको दिखा दी। चलिए फिर एक नदी और है सबरी। तो 4 प्रमुख नदियां हो गई जो याद रखने की थी। एक का नाम हो गया पूर्णा, एक का नाम हो गया वेनगंगा, एक का नाम हो गया इंद्रावती। इंद्रावती के ऊपर छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। उसी के किनारे पर स्थित है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ के अंदर। जो करंट में रहती है ना चीजें, वो अक्सर पढ़ाई जाती हैं, है ना? ठीक है। इसके बाद में एक जो नदी है उसका नाम क्या है, सबरी। तो 4 तो आपके सामने हो गई, 4 नदियां सहायक नदियों के रूप में, लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी के रूप में। अच्छा, अब इसके बाद में राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी के नाम देख लेते हैं। तो इधर देखिए, यहां पर एक नदी दिख रही है जिसका नाम है प्रवारा। क्या नाम है? ऊपर की तरफ पूर्णा, नीचे की तरफ प्रवारा। पूर्णा प्रवारा, ऊपर नीचे पूर्णा प्रवारा, ठीक है। इसके बाद में मंजीरा, मंजीरा ये गई गोदावरी में जाकर जुड़ गई। उसके बाद में मान्यार, मान्यार जाके कहां जुड़ गई, गोदावरी के अंदर। जो प्रमुख नदियां निकलकर आई, पूर्णा, पूर्णा के नीचे प्रवारा, कुल 6 नदियां याद रखने योग्य हो गई। पूर्णा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी। सबरी के बेर खाए थे भगवान राम ने, इंद्र से मिले थे इंद्रावती से। वेनगंगा दक्षिण की गंगा है इसलिए याद रखनी होती है। पूर्णा दक्षिण की गंगा है तो पूर्ण तो काम करते होगी, पूरे ही धार्मिक से नाम है इसके। पूर्णा, वेनगंगा क्योंकि दक्षिण की गंगा खुद गोदावरी कहलाती ही है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व से नाम जोड़ दिया। सबरी, सबरी के बेर हो गए। इसके साथ साथ नीचे प्रवारा और मंजीरा। बस इतना सा याद रखना है, पूरे गोदावरी सिस्टम खत्म हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो। हां जी, क्लियर? बोलिए, किसी को यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, बढ़े आगे। गोदावरी याद कर ली, ठीक है। इसके बाद में कृष्णा, कावेरी। अभी के लिए कृष्णा और कावेरी आप लोग घर से पढ़ के आएंगे और कल हम सॉइल सिस्टम शुरू करेंगे, है ना? मृदा, सॉइल कल के अंदर आपको पढ़ाई जाएगी। तो कल आप खुद से ये पढ़ेंगे कृष्णा और कावेरी। मैं आपसे क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछ लूंगा, यहां पर जाकर आपके रिवर सिस्टम पूरी तरह खत्म होता है और सॉइल के अंदर हम एंट्री करेंगे कल भारत के अंदर। ठीक है, तो बड़ा सारा पोर्शन अपन लोगों ने निपटा दिया है। उम्मीद है आप सभी साथी जो हैं प्रॉपर तरीके से इस चीज को याद करके कल पहुंचेंगे। ठीक है, अभी ये YouTube सेशन का टाइम हो गया, अब वहां पर जाना है अपन को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।